सो आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 हमें बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच, और ये भी पार्ट 11th में मौजूद है। जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस में पढ़ा था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, स्टेट एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, और जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं कंकरेंट लिस्ट में वो उस पे स्टेट एग्जीक्यूटिव बाय डिफॉल्ट तो स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाती है, बट अगर सेंटर डिक्लेयर कर दे कि नहीं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं लॉ बनाऊंगा, तो फिर देयर इज नो चांस फॉर स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब फिर ये नहीं बनाएंगे लॉ। और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट स्टेट लिस्ट लॉ व्हेन सेंटर में, अगर देखो किसी स्टेट के लिए स्टेट, देखो गाइस किसी स्टेट को लेके अगर सेंटर कोई ट्रीटी करता है तो उस स्टेट के कोई भी सब्जेक्ट्स पे स्टेट लिस्ट के यूनियन लॉ बना सकता है, बट तभी जब एग्रीमेंट या ट्रीटी हुई हो उस स्टेट के साथ। अब आर्टिकल जो 256 और 257 है ये रिलेटेड है ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट की, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सेंटर की और स्टेट की। देखो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पर, किस लिए कि सेंटर को थोड़ा सुपीरियर बताएं और कैन एक्सरसाइज इज पावर इन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर, मतलब जब यूनियन अपनी ड्यूटी स्टेट में निभा सके और उसमें स्टेट इंटरप्ट नहीं करे, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करे। सो आर्टिकल 256 कहता है टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर एवरी स्टेट शुड इंश्योर ओबीडियंस टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उसमें ओबीडियंस दिखाएं लॉ पे, और एग्जिस्टिंग लॉ हैं जो अप्लीकेबल है किसी भी स्टेट पे उन पे भी। आर्टिकल 257 कहता है स्टेट एग्जीक्यूटिव शुड नॉट इंटरफेयर प्रेजुडाइज द सेंटर एग्जीक्यूटिव एंड देयर वर्किंग इन स्टेट। अगर किसी स्टेट में सेंटर एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं तो उनको आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्रेजुडाइज नहीं करेंगे उनकी वर्किंग को। आर्टिकल 257 में चार और कंडीशंस दी गई है, डायरेक्शंस दी गई है जो हर स्टेट को माननी चाहिए, बट अगर ये कंडीशंस स्टेट फुलफिल नहीं कर पाता है, फेल्ड हो जाता है, तो फिर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 356 अप्लाई कर सकती है प्रेसिडेंट रूल ऑन दैट स्टेट, जो भी फॉलो नहीं करेगा। सो कौन कौन सी डायरेक्शंस है वो, पहली है ऑन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड टू नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर हाईवे एंड वाटरवेज टू बी नेशनल कर सकती है, और एंड कैन डिक्लेयर इट कंस्ट्रक्शन भी। इस पे स्टेट कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, ना ही इंटरफेयर कर सकता है, ना ही इंटरप्ट कर सकता है वर्किंग को। सेकेंड है ऑन मेजर्स टू बी टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज। देखो रेलवेज का जो सब्जेक्ट है वो यूनियन में आता है, तो इसके स्टेट में जो भी रेलवेज अकॉर्डिंग चीजें होंगी उस पे भी सेंटर लॉ बनाएगा, इस पे कोई वो नहीं कर सकते वो लोग इंटरफेयर और इंटरप्ट। थर्ड फॉर मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन एंड मेजर सेंटर विल पे करेगा स्टेट को इफ स्टेट स्पेंड, मतलब जैसे किसी स्टेट में कोई कंस्ट्रक्शन होना है रेलवेज का मेजर या ये सब होना है, तो सेंटर जो है पे करता है स्टेट को कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ आप काम करवाओ। बट अगर स्टेट जो है स्पेंड कर देता है मनी मोर देन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, मतलब जितना दिया है एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उससे ज्यादा कर देता है, तो फिर एक आर्बिट्रेटर इंटरफेयर करेगा जो कि अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो मेडिएट करेगा और ऑर्डर देगा अपने एज अ जुडिशियली समझ लो। फोर्थ है टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप इन द स्टेट। इस पे भी जो है स्टेट डायरेक्शन देता है कि ये इंश्योर जरूर करें आप स्टेट में, अगर आप इसको फुलफिल नहीं करोगे तो फिर हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। फिफ्थ है ऑन स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। अब आप आपके स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स को लेके कोई भी अगर स्कीम आती है सेंटर के द्वारा तो उसको भी आप इंश्योर करें, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा आर्टिकल 356 के अंदर। देखो यही नोट लिखा है, इफ डायरेक्शन वायलेटेड देन पार्लियामेंट अंडर अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देगा उस स्टेट पे। अब आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड है म्यूचुअल डेलीगेशन ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सेंटर अपनी पावर स्टेट को दे सकता है, स्टेट अपनी पावर सेंटर को दे सकता है कि हम इस पे बना नहीं पा रहे हैं, मुश्किलें पैदा हो रही हैं तो आप बना दो। आर्टिकल 258 कहता है कि जैसे प्रेसिडेंट है वो डेलीगेट, मतलब डेलीगेट का मतलब होता है ट्रांसफर, एग्जीक्यूटिव पावर कर सकता है सेंटर की स्टेट को विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। समझ गए।
अब पहले आर्टिकल 258 में सिर्फ यही प्रोविजन था, गवर्नर वाला प्रोविजन नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7 1956 के द्वारा ये प्रोविजन डाला गया कि अब गवर्नर भी डेलीगेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट टू सेंटर विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कंसेंट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों ही डेलीगेशंस के लिए, ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए एग्रीमेंट नेसेसरी होता है, और उसमें वो कंडीशनल भी हो सकता है, नॉन कंडीशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट टॉपिक जो भी डेलीगेट हो रही है पावर। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा यूनियन लिस्ट में, देखो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर वाली बात हो रही है, आप पार्लियामेंट में कंफ्यूज मत होना। जब पार्लियामेंट, देखो यूनियन लिस्ट में जो भी लॉज हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है, प्रेसिडेंट तो नहीं बनाता है ना। प्रेसिडेंट तो उन पावर को ट्रांसफर कर सकता है जो वो चाहे, और गवर्नर भी। तो पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट में, इसीलिए ये एक्सेप्शन दिया गया है, यूनियन लिस्ट पे जो भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उस पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि वो डेलीगेट करनी है स्टेट को या नहीं करनी। और अगर करनी भी होगी तो गवर्नर का कोई कंसेंट नहीं लगेगा, वो पार्लियामेंट है, वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप इस पे काम करोगे, इस सब्जेक्ट पे आपको बनाना है लॉ। सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय स्टेट लेवल। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि गवर्नर ने सोच लिया कि हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं ये स्टेट का, तो वो बिना कंसेंट के हम ऐसे ही दे रहे हैं ऑर्डर के, ऐसा इनके साथ नहीं हो सकता। आर्टिकल 259 जो है ऑमिट कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1915 के द्वारा, तो इसको मत पढ़ो। आ जाओ नेक्स्ट पे। आर्टिकल 260 कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया कैन हैंडल एनी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शन वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ दैट अथॉरिटी। समझ गए? इंडियन गवर्नमेंट विल वर्क इन दैट टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी और की टेरिटरी में अगर हम, जैसे मान लो कनाडा में, चाइना में, कहीं पे अगर हम काम कर रहे हैं एग्रीमेंट के थ्रू, तो उसमें जो भी डिस्प्यूट होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वर्किंग, तो जूरिसडिक्शन जो पावर होगी वो इंडियन यूनियन के पास ही होगी, उस टेरिटरी के पास में नहीं जिसमें हम काम कर रहे हैं। आर्टिकल 261, 262, 263 रिलेटेड है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच। आर्टिकल 261 कहता है कि फुल फेथ होनी चाहिए, डिपेंडेंस होनी चाहिए, एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स पे, रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं यूनियन और स्टेट की, एवरी स्टेट की, दोनों को आपस में इनकी जो भी पब्लिक एक्ट्स हैं इन सबको फेथ दिखानी चाहिए, क्रेडिट दिखाना चाहिए, कि इंश्योर करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 262 कहता है पार्लियामेंट ओनली बाय मेकिंग लॉ कैन प्रोवाइड द jurisdiction ऑन एनी डिस्प्यूट and complaint with respect to use, distribution or control of any interstate river or river valley। रिवर वैली क्या होता है? दो माउंटेन के बीच में जो रिवर रहती है। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है, कंप्लेंट पैदा होती है यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर के बीच में, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उसके लिए। और पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ डेट नाइदर सुप्रीम कोर्ट, और जो लॉ बनाएगी और जो ये लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट और ना ही अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अबव डिस्प्यूट। जो भी इंटर स्टेट रिवर ये डिस्प्यूट होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना वो नहीं है अथॉरिटी, जो ये बनाएगी वो फाइनल है पार्लियामेंट का। आर्टिकल 263 कहता है कि पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल टू डू इंक्वायरी एंड एडवाइज अपॉन अबव डिस्प्यूट, plus investigate and discuss subject of common public interest, and to make recommendation for those subject for better coordinations of policies and action with respect to that subject। समझ गए? पार्लियामेंट ही बनाएगा इंटर स्टेट काउंसिल। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है, इंक्वायरी बिठाने के लिए, एडवाइस करने के लिए कि तुम बताओ, फिर हम फैसला लेंगे, और वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं सेंटर की और स्टेट की, ये भी क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आती है। सो देखो, सेंटर के पास सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, स्टेट के पास स्टेट सर्विसेज होती हैं। सेंटर की टोटल 3 सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1947 में जुडिशियल सर्विस, सिविल सर्विस होती थी, उसको रिप्लेस करके आईएएस सर्विस बनाई थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब जो इसके मेंबर्स हैं सर्विसेज के, वो ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन इन सेंटर एंड स्टेट, बट रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय सेंटर ओनली। समझ गए? बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, क्योंकि इसी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। These services ultimately controlled by center
एंड इमीडिएटली कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए? ई सर्विसेज एट एनी कैडर हेड, देखो कोई भी कैडर मिले, कॉमन राइट होती है आपकी, कॉमन स्टेटस होता है, पे स्केल भी कॉमन रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर तुम IAS किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में हो, तुम्हारा पे स्केल बहुत कम कर दिया और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया तुम्हें साउथ में, तो वहां पे पे स्केल डिफरेंट होगा। पावर, स्टेटस, कॉमन राइट तुम्हारी सेम होगी। IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, रिप्लेस, पहले इंडियन पुलिस था सिर्फ, फिर उसको रिप्लेस करके इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया था। IFOS क्रिएटेड हुई थी 1966 में अंडर आर्टिकल 312 विच अलाउ पार्लियामेंट टू क्रिएट, मतलब आर्टिकल 312 है, अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन पे। देखो ड्यूरिंग अब देखो हो क्या रहा था उस टाइम पे फ्रेंड्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो वायलेट कर रही थी प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि वी नीड ऑल इंडिया सर्विसेज टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस टू इंश्योर uniformity of administrative system all over the country, plus they ease cooperation and coordination and joint action on issues of common interest between center and state। मतलब ये सारे चीजें नेसेसरी हैं ऑल इंडिया सर्विसेज रखने के लिए। टू अब जैसे जब रिक्रूट होते हैं, ट्रेन होते हैं मेंबर ऑफ दिस सर्विस, सेंटर के पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है UPSC, और स्टेट के पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जैसे UPPSC, MPPSC ऐसा। अब रिलेशंस देख लो थोड़े, जो SPSCs हैं स्टेट पब्लिक सर्विस, उसके चेयरमैन और मेंबर अपॉइंट करते हैं गवर्नर, बट रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है UPSC कैन सर्व नीड ऑफ SPSCs ऑन गवर्नर रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उनकी नीड जो भी है उनको सर्व कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन इट्स अप्रूवल होता है कि नहीं। थर्ड है पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट। उनके स्टेट के गवर्नर अगर रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को तो, और प्रेसिडेंट ही चेयरमैन और उनके मेंबर को अपॉइंट करेंगे। फोर्थ है व्हेन रिक्वेस्ट UPSC कैन असिस्ट SPSC इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस। मतलब ये उनको असिस्ट भी करेंगे अगर वो मांगे तब। अब दूसरा टॉपिक है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है। देखो इंडिया के पास डुअल पॉलिटी है बट नो डुअल जुडिशियल सिस्टम। समझ गया? इट हैज सुप्रीम कोर्ट एट टॉप और स्टेट हाई कोर्ट बिलो इट टू अबोलिश डाइवर्सिटी एंड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, बट कैन ट्रांसफर और रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेंगे, गवर्नर और CGI का कोई रोल नहीं है उसमें। पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, ये पावर भी होती है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का बॉम्बे हाई कोर्ट है कॉमन, पंजाब एंड हरियाणा का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है कॉमन। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर और स्टेट के बीच। देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के द्वारा, तो स्टेट की पूरी गवर्नमेंट कम अंडर आ जाती है, तो स्टेट की पूरी गवर्नमेंट आ जाती है सेंटर के अंडर में, और सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट को ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर को दे सकता है। अब उसमें फिर यूनियन स्टेटलेस ये सब कुछ काम नहीं करता। प्रेसिडेंट रूल के दौरान 356 से जो लगती है, इसमें क्या होता है, पावर ऑफ गवर्नर, फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नर और अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सब प्रेसिडेंट के अंदर आ जाती है, वही कंट्रोल करते हैं। अब ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 से जो लगती है, सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ पर्सन्स सर्विंग स्टेट, प्लस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस, इन सब की सैलरी आप कम करो, ऐसा डायरेक्ट कर सकती है सेंटर फाइनल इमरजेंसी के दौरान। अब अदर प्रोविजंस भी देख लो। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, एंड सेकंड टू इंश्योर गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट एक्सरसाइजिंग इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों ड्यूटीज हैं सेंटर की स्टेट के लिए। सेकंड है ईच स्टेट गवर्नर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, हु एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंटर इन दैट स्टेट, प्लस वो सबमिट करता है पीरियोडिकल रिपोर्ट टू सेंटर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो चल रहे हैं वो स्टेट के। थर्ड है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, बट उसको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है सेंटर का, वैसे ही स्टेट का भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। सो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, अब आते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं सारे एम लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो आप मेरी नोट्स वाली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और सच में एम लक्ष्मीकांत को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं,
तो आई वुड सजेस्ट आप मेरे नोट्स पीडीएफ ले लो, अगर हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, चैप्टर कंप्लीट करो, अगर समझ में ना आए तो मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, उससे वो चैप्टर देख के कंप्लीट करो। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप 1 महीने के अंदर एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर देंगे, अगर आप मेरे हिसाब से चले तो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।